सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट पर पिछले 83 सालों से एक छत्र राज रहा हो। हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स की। एक ऐसा ब्रांड जो लिटरली हमारे और आपके घरों की दीवारों पर पीढ़ियों से मौजूद है। एक ऐसा अभेद्य किला जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया। लेकिन आज हम इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे खुलासे से करेंगे जो आपको पक्का चौंका देगा। 45%। जी हाँ, 45%। जरा सोच कर देखिए, 83 साल पुरानी और मार्केट पर राज करने वाली इस कंपनी के तिमाही मुनाफे में अचानक इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक ऐसा ब्रांड जिसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सका, वो आज एक नए और बेहद आक्रामक चैलेंजर के सामने खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हुआ कैसे? इस मजबूत किले में आखिर सेंध लगी कैसे? खैर, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। सेक्शन 1, अ गैराज रिबेलियन। तो चलिए, इस साम्राज्य की जड़ों को समझने के लिए सीधे 1942 के उस दौर में चलते हैं, जब एक बहुत बड़े मार्केट गैप ने इस बगावत को जन्म दिया। अब देखिए, जब चार दोस्तों ने मुंबई के एक छोटे से गैराज में अपना पेंट बनाया तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक नए ब्रांड का माल बेचने से सीधे सीधे मना कर दिया। नो वे, उन्होंने कहा। लेकिन ये फाउंडर्स भी हार मानने वालों में से नहीं थे, बल्कि यूं कहिए कि उन्होंने एक स्मार्ट रास्ता चुना। सीधे ग्रामीण इलाकों को टारगेट किया। उन्होंने नोटिस किया कि तमिलनाडु में पोंगल और महाराष्ट्र में बैल पोला जैसे त्योहारों पर लोगों को ना बस थोड़े से पेंट की जरूरत होती है। तो 1945 में उन्होंने सिर्फ 50 और 100 मिलीलीटर के छोटे मिनी पैक्स लॉन्च कर दिए। ये आइडिया ना जंगल में आग की तरह फैल गया। डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि 1952 आते आते रेवेन्यू 23 करोड़ रुपए को पार कर गया। उस जमाने में 23 करोड़, अनबिलीवेबल। सेक्शन 2, मार्केटिंग टू द मासेस। 1950 के दशक में कदम रखते ही एक नई चुनौती सामने आई, जो उस वक्त के हर आम भारतीय की प्रॉब्लम थी। उस वक्त कंज्यूमर्स के पास ना बेसिकली सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। पहला था ड्राई डिस्टेंपर। ये सस्ता तो बहुत था, लेकिन सच कहूं तो इसमें से भयंकर बदबू आती थी और कुछ ही दिनों में ये दीवारों से पपड़ी बनकर झड़ने लगता था। दूसरा ऑप्शन था प्लास्टिक इमल्शन। ये देखने में एकदम शानदार और बहुत टिकाऊ था, लेकिन ये इतना महंगा था कि आम आदमी इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। मतलब, या तो आप बदबूदार घर में रहिए या फिर अपनी पूरी जेब खाली कर दीजिए। चॉइस आपकी है। और ठीक यहीं पर एशियन पेंट्स ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने लॉन्च किया ट्रैक्टर डिस्टेंपर। ये लिटरली एक गोल्डी लॉक सोल्यूशन था, एकदम परफेक्ट मिडिल ग्राउंड। एक ऐसा पेंट जिसने लोगों के बजट वाली कीमत में बढ़िया क्वालिटी और टिकाऊपन दोनों दे दिए। लोगों को ये इतना पसंद आया कि जहां दुकानों पर बाकी पेंट्स हफ्तों तक धूल खाते रहते थे, वहीं ये डिब्बे आते ही 1-2 दिन के अंदर शेल्फ से एकदम गायब हो जाते थे। इस क्रेज को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण जी को अप्रोच किया और उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर डिजाइन किया जो अमर हो गया। आपको पता है, इस नटखट बच्चे का नाम रखने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसका इनाम था 500 रुपए। आज शायद ये रकम कम लगे, लेकिन उस जमाने में 47,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और नाम चुना गया गट्टू। डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेंपर। इस लाइन और गट्टू ने ब्रांड को हर घर तक पहुंचा दिया और बिक्री सीधा 10 गुना तक बढ़ गई। सेक्शन 3, द डेटा ड्रिवन मोनोपोली। 1970 का दशक आते आते ये कंपनी सिर्फ डिमांड का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि भविष्य पढ़ रही थी। 8 करोड़ रुपए। 1970 में जब इंडिया में ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर का नाम तक ठीक से नहीं सुना था, तब एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ का एक भारी भरकम सुपर कंप्यूटर खरीदा और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस वक्त इसरो या आईआईटी पवाई जैसे बड़े संस्थानों के पास भी ऐसा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब आप सोचेंगे कि पेंट कंपनी को कंप्यूटर का क्या काम? तो सुनिए, इस तकनीक ने उनके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। इस सिस्टम ने लाखों ग्राहकों की खरीदारी के डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने गट फीलिंग या तुक्केबाजी को हटाकर सटीक डेटा फोरकास्टिंग का इस्तेमाल शुरू किया। इस तकनीक की वजह से उन्हें महीनों पहले ही पता चल जाता था कि फेस्टिवल सीजन में साउथ इंडिया में छोटे डब्बों की कितनी डिमांड होगी या फिर पंजाब में कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिकने वाला है। ये लिटरली एक गेम चेंजर था। सेक्शन 4, बिल्डिंग अ डीलर नेटवर्क। अब इस स्लाइड में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। यहां से सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम ही बदल गया। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री 180 दिनों के लंबे क्रेडिट साइकिल पर काम करती थी। मतलब आपका पैसा 6 महीने तक फंसा है। लेकिन एशियन पेंट्स ने क्या किया? उन्होंने होलसेलर्स को बीच से पूरी तरह हटा दिया और सीधा डीलर्स को माल बेचना शुरू किया। उन्होंने एक रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट निकाला। अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो 3.5% का डिस्काउंट, और अगर आप तुरंत पैसा देते हैं तो 5% की शानदार छूट।
इससे कंपनी को समय पर कैश मिलने लगा। उन्होंने डीलर्स को सिर्फ माल बेचने वाला सप्लायर नहीं बल्कि अपना सच्चा पार्टनर माना। शुरुआत में डीलर्स को कलर मिक्स करने वाली टिंटिंग मशीनें बिना किसी लागत के एकदम फ्री लीज पर दी गईं। बड़े टियर 1 शहरों में दिन में 2 से 4 बार तक डिलीवरी की जाने लगी और टियर 4 यानी छोटे शहरों में भी नेक्स्ट डे डिलीवरी की पक्की गारंटी। इस भरोसे का नतीजा उनका डीलर नेटवर्क 15,000 से छलांग लगाकर सीधा 52,000 के पार पहुंच गया। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो गया जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और इन 60 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा ये चार्ट बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है। 36,183 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर आप इनके दोनों सबसे करीबी कॉम्पिटिटर्स बर्जर और नैरोलैक के रेवेन्यू को जोड़ भी देना तो भी एशियन पेंट्स उनसे मीलों आगे है। 20% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ने इसे एक ऐसा विशाल साम्राज्य बना दिया जो अपने आप में एक मिसाल है। सेक्शन 5 द बिरला ओपिस थ्रेट। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के दिन पर। ये अजेय साम्राज्य अब खतरे में कैसे आ गया? इनका मार्केट शेयर 59% से खिसक कर 52% पर क्यों आ गया? जवाब है ये नंबर 10,000 करोड़ रुपए। ग्रासिम के बिरला ओपस ने फरवरी 2024 में इतने भारी भरकम शुरुआती निवेश के साथ मार्केट में एंट्री मारी। इस खजाने की बदौलत वो लॉन्च होते ही रातों रात कैपेसिटी के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी बन गए। जरा दोनों की स्ट्रैटेजी को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ एशियन पेंट्स का अनुशासित और पुराना मॉडल है जहां डीलर्स को पेमेंट के लिए सिर्फ 5 दिन का टाइम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बिरला ओपस डीलर्स को 30 से 35 दिनों तक का लंबा क्रेडिट पीरियड दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, बिरला ओपस आम ग्राहकों को 5 से 6% सस्ता पेंट दे रहा है और डीलर्स को असाधारण रूप से ज्यादा मार्जिन ऑफर कर रहा है। इसे कहते हैं मार्केट कैप्चर करने की फुल ऑन आक्रामक रणनीति। लेकिन हर चीज की एक भारी कीमत होती है, राइट? इस सुपरफास्ट स्पीड के चक्कर में ग्रासिम का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में जो कर्ज करीब 74,000 करोड़ रुपए था, वो अब 1.37 लाख करोड़ रुपए को छू रहा है। यह आंकड़ा साफ तौर पर साबित करता है कि बिरला ओपस इस समय पूरी तरह से कैश बर्न मोड में चल रहा है। सेक्शन 6 रिटेनिंग द क्राउन। तो क्या एशियन पेंट्स जैसा पुराना बादशाह इस नए हमले से डर कर पीछे हटेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एशियन पेंट्स ने अपने किले को मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए लगाकर एक नया वाटर बेस्ड प्लांट बनाया जा रहा है। गुजरात के दहेज में कच्चे माल के उत्पादन के लिए एक नया प्लांट लग रहा है और अपने मैसूर प्लांट की कैपेसिटी को सीधे डबल करने के लिए 1,350 करोड़ रुपए झोंके जा रहे हैं। ये सारी तैयारियां इसलिए हो रही हैं ताकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, उनकी लेगेसी सप्लाई चेन, वो इंडस्ट्री में सबसे मजबूत बनी रहे। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ अंधाधुंध पैसा बहाकर एक ऐसे 83 साल पुराने साम्राज्य को सच में खत्म किया जा सकता है जिसकी पूरी नींव दशकों के सटीक डेटा और डीलर्स के अटूट भरोसे पर टिकी हो? एक तरफ अथाह पैसे वाली नई कंपनी है तो दूसरी तरफ दशकों की गहरी मार्केट समझ। इस जंग का अंजाम जो भी हो, एक बात तो तय है, पेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर बेहद रोमांचक होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।